हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू वन मोर वेरी 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 स्पेशल सेशन ऑफ संडेज। संडे का एक बहुत ही स्पेशल सेशन जिसमें आज हम लोग एमपी टेट के वर्ग टू के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपको आने वाले एमपी टेट के वर्ग थ्री में काम आएंगे। और ये सीडीपी के क्वेश्चंस हैं और ये आपको बाकी एग्जाम्स में भी काम आएंगे, सी टेट में, रीट में, उसके बाद आपको सुपर टेट में और जितने भी एग्जाम्स हैं सब जगह पर ये आपको काम आएंगे क्योंकि काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को आवाज़ क्लियर जा रही होगी और सब लोग सुन भी पा रहे होंगे। तो कुछ चीज़ें इनिशियली मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग क्लास को आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर कि मेरा नाम है दीपक हिमांशु। आप लोग मुझे इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर जब भी आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप DH लाइव रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। फ्री स्पेशल क्लासेस काफ़ी आपको वहाँ पे मिल जाती है और उसके साथ साथ आपको अनअकैडमी पर अगर आप प्लस ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको कंप्लीट सिलेबस, प्रैक्टिस सेट, PDF नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशन सब कुछ आपको वहाँ पर मिलता है। अनअकैडमी ने अपने प्राइस में बहुत ही ड्रॉप कर दिया है, 80% प्राइस ड्रॉप हो गया है सी टेट एंड स्टेट टेट कैटेगरी में, जहाँ पर कि आपको DH लाइव रेफरल कोड यहाँ पर आपको मिलता है जिससे कि आपको और भी डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाता है। तो ये आप ले सकते हैं। उसके अंदर एमपी टेट की, रीट की और भी अलग अलग बैचेज हैं। रीट प्लस भी, सुपर टेट, KVS, NBS, APS ये अलग सेक्शन है सब्सक्रिप्शन का। इसके अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर भी DH लाइव रेफरल कोड है और सुपर टेट और DSSB की बैच उसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पर शुरू हो चुकी है जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं। तो फाइनल दो आपको मॉडल मैंने बताया, सी टेट एंड स्टेट टेट का और DSSB वाले सेक्शन का। और DH लाइव रेफरल कोड आपको इन दोनों के लिए है और इसके अलावा भी जितने भी अलग अलग सब्सक्रिप्शन मॉडल हैं अनअकैडमी पर, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब में आप DH लाइव रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं। सपोज दैट आप सी टेट के लिए यूज करते हैं तो आपको 67 रुपीज़ पर मंथ लगेगा। अगर आप DSSB वाले के लिए करते हैं तो 203 रुपये पर मंथ लगेगा। ऐसे ही आप अगर किसी भी और भी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे आपके परिवार में, दोस्तों में, रिलेटिव्स में कोई बैंक तैयारी कर रहे हैं, UPSC, UGC, SSC, NDA 10, 12, 6, 7 किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसका सब्सक्रिप्शन जाके ले सकते हैं। उसके जो एक्सपर्ट हैं वो आपको पढ़ाएंगे इस रेफरल कोड को यूज़ करने के बाद, तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और एक बार सब लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। एवरीबडी प्लीज़ शेयर द वीडियो। लाइक नहीं किया होगा, जो लोग लेट से जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हम लोग आज एमपीटेड वर्क 2 के बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए है स्क्रीन पर आ गया है, सब लोग ध्यान से देखिए। और आप सभी लोगों के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है? ओके, सब लोग स्क्रीन पर देखिए। देखिए, ये जो है आपका, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उनका जो उन्होंने दिया है, जो एमपीटेट वालों ने दिया था। तो वहां पर आपको आंसर्स भी दिए हैं, तो वो भी मैं आपको लगे हाथ दिखाते जाऊंगा। स्टार्टिंग में मैं छुपा के रखूंगा, फिर मैं आपको वो दिखाते जाऊंगा। जैसे कि डैश आर द सेल्फ फुलफिलमेंट, मतलब मॉस्लो का जो प्रेरणा का पदानुक्रम सिद्धांत है उसके अनुसार क्या स्वपूर्ति की आवश्यकता है? आत्मविश्लेषण, क्रियात्मक विशेषता, विश्वास और प्यार की आवश्यकता और बड़ी इच्छाएं। तो यहाँ पर सब लोग, यहाँ पर आप लोग कमेंट में आंसर करते जाइए, ठीक है? सब लोग, जो भी लोग यहाँ पर वीडियो अभी देख रहे हैं, आप अगर लाइव देख रहे हैं, प्रीमियर देख रहे हैं तो आप प्रीमियर में, नहीं तो बाद में कमेंट में आंसर करते जाइए। तो प्रेरणा का पदानुक्रम जो है उसके अनुसार क्या है जो स्वपूर्ति की आवश्यकता है? स्वपूर्ति क्या हो गया? सेल्फ फुलफिलमेंट, अपने लिए, अपनी मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग से जो हम बात करते हैं। तो ये जो है बेसिकली यह है आपका आत्मविश्लेषण। क्या है आत्मविश्लेषण? मतलब क्या हुआ? सब लोग जिनके पास भी एनालिसिस है, एक्सप्लेनेशन है, आप करते जाइए जो भी आपके दिमाग में आता है। आत्मविश्लेषण सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है, सेल्फ फुलफिलमेंट से जुड़ा हुआ है। हम अपना विश्लेषण करते हैं और हम अपने अंडरस्टैंडिंग जो हमारी है उसके अनुसार से हम अपनी पूर्ति करते हैं। आप समझ रहे ना? तो ये आपका सेल्फ फुलफिलमेंट है जो आप अपने विश्लेषण से करते हैं, इसलिए ये आत्मविश्लेषण इसके अंदर करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे। फ्रायड के अनुसार आनंद सिद्धांत पर व्यक्तित्व का कौन सा भाग संचालित होता है? आनंद सिद्धांत पर, मतलब प्लेजर की यहाँ पर बात हो रही है। थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ा दीजिएगा क्योंकि आज मेरा प्लान है 60 क्वेश्चंस करने का, ठीक है? तो थोड़ा आप अपनी स्पीड बढ़ा दीजिएगा और काइंड ऑफ टेस्ट भी आप इसको लीजिएगा।
हालांकि मैं आपको हर चीज समझाते जाऊंगा, आंसर भी बताते जाऊंगा। तो आनंद सिद्धांत का व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व का कौन सा भाग संचालित होता है आनंद सिद्धांत पर? तो आनंद जो है ये क्या है? अपनी सेल्फिशनेस है, अपनी इच्छा की पूर्ति करना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इड। इड की बात करते हैं तो सबसे पहला वाला फ्रायड का अवस्था होता है, वो अपने बारे में बस सोचना है, वह आपको इड के अंदर आता है, जो फ्रायड का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब लोग देखेंगे, बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच एक बच्चे के जीवन में कौन सा समय होता है? अब देखिए, बाल्यावस्था और वयस्कता ये दोनों के बीच बच्चे के जीवन में किशोरावस्था का समय होता है, क्योंकि बाल्यावस्था 12 साल तक खत्म होती है, वयस्कता 18 साल से शुरू होती है, तो 12 से 18 साल किशोरावस्था का समय होता है। काफी आसान सा क्वेश्चन था। देखते चलिए, काफी लोगों ने मुझे कहा था कि सर एमपीटेड वर्क 2 में बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे हैं, तो हमें आपकी मदद की जरूरत है, तो हमें आप लोग करवाइए। तो आप लोग के डिमांड की बेसिस पर ये मैं करीबन 40-50 बच्चों ने अलग अलग सोशल नेटवर्क में मुझे लिखे थे, तो मैं उसके बेसिस पर ये करवा रहा हूँ। लेकिन आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, ये काफ़ी आसान क्वेश्चंस हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आपको एमपीटेड वर्ग 3 में भी पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन सब लोग यहाँ पे देखते हैं। अचानक आहा क्षण का वर्णन करने के लिए कौन सा पद दिया गया है जो कभी कभी हमें समस्याओं को हल करने में मदद करता है? अब देखिए, आहा हम लोग बोलते हैं ना, ओह आहा, है ना, ये क्षण का वर्णन करने के लिए ये जो पद है, ये किस प्रकार का पद है? ये अंतर्दृष्टि है। मतलब अब देखिए, ऑप्शन आपको अलग अलग, फ्लैश फ्लैब, ये आपको लगेगा कि यार क्या है ये फ्लैश बल्ब, क्या है? सिंपल सी बात है दोस्तों, आप कभी भी बोलते ओह वाह ये क्या है, वाह आह, मतलब आपकी ये अंदर की दृष्टि है, आप ऐसा बोल रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं और आपके अंदर कुछ चीजें अच्छी लगी हैं, राइट? तो वो अंतर्दृष्टि है, इनसाइट है, जो आपको समस्या को हल करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षण की क्षमता को निरूपित करने के लिए कौन सा पद दिया गया है जिसे अनुरूपता से मापने के लिए इसे डिजाइन किया गया है? तो यहां पर अगर हम बात करते हैं किसी परीक्षण की क्षमता को अगर हम निरूपित करने की बात करते हैं, तो उसके लिए कौन सा पद दिया गया है? तो अभी देखिए, इसकी कैपेसिटी की बात हो रही है। अब कैपेसिटी अगर किसी भी चीज का, अब इसको अगर हम निरूपित करते हैं तो अनुरूपता से मापने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। अभी किसी भी चीज को अगर हम कंसिस्टेंटली मेजर करना चाहते हैं तो वह अगर हमारे लिए विश्वसनीय होगा, मैंने कई बार अपने भी क्वेश्चन में आपको कराए हैं, ये मेरी बुक में भी ये क्वेश्चन है कि अगर वो आपके लिए विश्वसनीय होगा तभी जाके आप उसे डिजाइन करते हैं या आप उसे समझते हैं। अगर आपके लिए कोई चीज विश्वसनीय नहीं होता है तो आप उसको कंसिस्टेंटली यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग देखेंगे, समावेशी शिक्षा का क्या लाभ है? क्या केवल नैतिक और नीति शास्त्र सिद्धांत का विकास करना, या केवल संचार और सामाजिक कौशल बढ़ाना, केवल विविधता की स्वीकृति और प्रशंसा, या उपरोक्त सभी? समावेशी शिक्षा का क्या लाभ है? आप जानते हैं कि समावेशी शिक्षा मेनली जो है सबको समान शिक्षा पर बात करता है, तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शंस करेक्ट होंगे, क्योंकि ये जो नैतिक नीति शास्त्र जितने भी अलग अलग चीजें हैं, हर चीजों को जोड़कर चल कराना समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। आप सभी लोग से मेरा निवेदन है कि जो लोग अभी आंसर नहीं भी कर रहे हैं, आप लोग कमेंट में लगे हाथ आंसर करते जाइए, इससे आपका अपना जो कैपेसिटी है वो बिल्डअप होगा, इसको इग्नोर मत करिएगा इस बात को। चलिए, अब यहां पर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए, संतानों को की देखभाल करना और सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किस प्रकार का विप्रेरणा है? अब यहां पर संतान की हम लोग देखभाल करने की बात करते हैं, कौन देखभाल करता है? माँ बाप बेसिकली करते हैं, माँ सबसे ज्यादा, और उनको सुरक्षा प्रदान करना, ये क्या है, किस प्रकार का विप्रेरणा है? अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये वर्ड, ये टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है, ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये टॉपिक महसूस करने की जरूरत है। मातृ अभिप्रेरणा, ये कौन सा टॉपिक में आपको, कौन सा सिलेबस में, कौन सा अलग सा मातृ अभिप्रेरणा चैप्टर? नहीं, अभिप्रेरणा आपने पढ़ा है, तो आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि मातृत्व आपने मैकडूगल के भी तरह से पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं जो मातृ अभिप्रेरणा है ये संतानों की देखभाल करने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, एरिक्सन का क्वेश्चन है, मनुष्य सामाजिक विकास के कौन से चरण में प्रतियोगिता की भावना विकसित होती है? प्रतियोगिता की भावना की हम लोग बात करते हैं तो यहां पर
कहीं ना कहीं दो चीजों में हम यहाँ पर कंपटीशन कर रहे हैं, तो ये होगा आपका परिश्रम बनाम हीनता। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप परिश्रम करते हैं, प्रतियोगिता की भावना क्यों विकसित हुई? अगर आप कंपटीशन करते हैं मतलब मेहनत करते हैं, सिंपल सी बात है, तभी प्रतियोगिता होगी। लेकिन अगर आप उस प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पाते हैं तो आपके अंदर हीनता का भाव आ जाता है, तो आपका यहाँ पर तब हीनता आ जाती है। तो यही आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे सब। देखिए, शिक्षक द्वारा मानसिक रूप से मंद जो बच्चे हैं उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यनीति का उपयोग नहीं किया जा सकता है? छोटे कठिन कार्यों को बड़े कार्य में विभाजित करना, दृश्य जो है एड्स का उपयोग कर शिक्षार्थी को जानकारी प्रस्तुत करना, समूह गतिविधि में शामिल करना, तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, फीडबैक प्रदान करना। देखिए, अब यहाँ पर दृश्य चीज़ों का उपयोग करना तो बिल्कुल अच्छी बात है, समूह गतिविधि का उपयोग करना भी अच्छी बात है। यहाँ पर जो आप बच्चे को समूह गतिविधि में शामिल करते हैं और तत्काल प्रतिक्रिया देते हैं, ये भी अच्छी बात है। तो अच्छी बात क्या नहीं हुई? छोटे कार्यों को बड़े भाग में विभाजित करना। ये आपको उल्टा दिया हुआ है बेसिकली। बच्चे को जब हम भी पढ़ाना चाहते हैं और मंद बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो हम बड़े कार्यों को, पार्शियल आंशिक क्रिया का नियम आपने पढ़ा होगा थॉर्नडाइक में, तो बड़े कार्यों को छोटे कार्यों में विभाजित करते हैं, इवन नॉर्मल बच्चों को भी पढ़ाने के लिए। तो इसलिए आपको ये उल्टा बात दिया हुआ है कि छोटे कार्यों को बड़े कार्य में विभाजित कर देंगे, तो और कॉम्प्लेक्स कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सब लोग, ये क्या है आपका? अच्छाई और सबलता के अनुसार छात्र की किस श्रेणी में आउटबाउंड गतिविधियों में संलग्न होने की संभावना होती है? आउटबाउंड मतलब बाहर की चीजों में। तो सिंपल सी बात है, आप अगर सामाजिकता में रहते हैं, सोशल के लोगों के बीच रहते हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर भी है हाँ। सामाजिकता में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पर आउटबाउंड गतिविधि मतलब एक्सटर्नल, बाहरी गतिविधि में आप शामिल होते हैं। तो जो लोग सोशल होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, वो ऐसा करते हैं। फास्ट उत्तर देते जाइएगा सब लोग, अपनी भी चेक करते जाइए। आंसर तो आपको मिल ही रहा है, एक्सप्लेनेशन मिल ही रहा है, लेकिन अपना भी आप चेक करते जाइए। अब देखिए, डैश जो है वो छात्र के सीखने का समर्थन करने के लिए तैयार एक विशिष्ट शिक्षण रणनीति है। अब ये कितना बढ़िया तरीके से आपको प्रश्न पूछा गया है। देखिए, ये आपका स्कैफोल्डिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो स्कैफोल्डिंग क्यों करेक्ट आंसर है? स्कैफोल्डिंग मतलब क्या होता है? मदद। मदद मतलब आपको डेस्टिनेशन तक, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो आपको मदद की आवश्यकता है, उस मदद को स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो ये आपके सीखने का समर्थन भी कर रहा है और उसके लिए एक शिक्षण रणनीति भी बनाना है। अगर मेरा बच्चा इतना जानता है और इतना उनको चाहिए, तो इतना देने के लिए उनके लिए हमारे पास शिक्षण रणनीति होनी चाहिए। तो ये आपका स्कैफोल्डिंग। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा है कि सर विचार मंथन करेंगे तो अच्छा होगा। हमेशा से मैंने बोला है, कुछ सोचने से ज़्यादा बेटर ऑप्शन वो होता है जिसमें आप कुछ करते हैं बच्चों के लिए, तो वो ज़्यादा बेटर। क्या लक्षण प्राप्त करने की मुख्य विधि में से एक नहीं है? ठीक है, तो क्या है यहां पर आपका कि लक्षण प्राप्त करने की मुख्य विधि नहीं है। बच्चे अलग अलग प्रकार के लक्षण को प्राप्त करते हैं। अगर हम बच्चों के बीच बात करते हैं तो वो जो लक्षण प्राप्त करते हैं उसमें हाइपोथेटिकल की अगर हम बात करते हैं ये, तो ये आपकी कभी भी एक विधि नहीं हो सकती है। शाब्दिक, सांख्यिकी, सैद्धांतिक, आपको पता है विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों में इनके नाम भी आए हैं। हाइपोथेटिकल क्या हो गया? जो वास्तविक नहीं है, ऐसे ही विजुअलाइज कर रहे हैं, ऐसे ही सोच रहे हैं, तो वह तो रियल है ही नहीं। वास्तविक अगर कोई चीज नहीं है तो वह लक्ष्य, अगर हम कोई भी चीज की लक्षण की बात करते हैं तो वो उचित विधि नहीं होती। किसी भी एक शब्द अगर आप यूज कर रहे हैं, संख्या यूज कर रहे हैं, सिद्धांत यूज कर रहे हैं, तो एक तरीका है ना। यहाँ पर हाइपोथेटिकल मतलब अमूर्त सोच मत समझिए। हाइपोथेटिकल मतलब कुछ कर नहीं रहे हैं, बस विजुअलाइज कर रहे हैं कि हम बच्चा करवा देंगे, ऐसे करवा देंगे, तो ऐसे नहीं होता है। तो आपका एक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए समझिए, आधुनिक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो हमारा आधुनिक मूल्यांकन है, आप सभी लोग जानते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन आधुनिक मूल्यांकन है, जिसमें बोला जाता है कि भैया लगातार मूल्यांकन करिए और बच्चे के हर पक्ष का मूल्यांकन करिए। सतत मूल्यांकन दिया हुआ है बस यहाँ पर, तो वही करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से क्या विकास व्यापक मार्गदर्शन परामर्श केंद्र योजना बनाने और वितरित करने पर ध्यान केंद्रित
नहीं करता है। वित्तीय व्यक्तिगत सामाजिक शैक्षणिक करियर, देखिए व्यक्तिगत सामाजिक शैक्षणिक और करियर ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है आपको किसी भी चीज़ में आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वित्तीय, अब लोग सर पैसे की जरूरत नहीं है, क्या है, लेकिन पैसा पढ़ाई नहीं है ना। व्यापक मार्गदर्शन परामर्श आप कितने मतलब पैसे से खरीद नहीं सकते आप इसको, आपको बच्चे को व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से बच्चे को आपको आगे बढ़ाना होगा, तभी बच्चा आगे बढ़ेगा। तो इसलिए आपका यहाँ पर वित्तीय इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आपका यहाँ पर करेक्ट पूछा जाता है, किसने बारीकी से प्रच्छन्न दिव्यता के तहत प्राकृतिक विकास की एक व्यापक जटिल धारणा को विकसित किया। यह हो सकता है आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं देखा होगा, इसको देख लीजिए। कई बार कुछ नाम अलग आ जाते हैं और आएंगे हर एग्जाम में, एक दो नाम होगा जो आपको नए आएंगे, क्योंकि मनोवैज्ञानिक लाखों में। तो हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी मैक्सिमम हो सकता है आप लोगों के सिलेबस के लिए वो पढ़ा देते हैं, क्योंकि अगर लाखों मनोवैज्ञानिक को आपको पढ़ाया जाए तो वो ना तो अब तो 500 याद नहीं होते, तो अगर उसको भी पढ़ाया जाए तो कोई फायदा नहीं है, एक एक चीज़ों को एक एक साल लग जाएगा, दो दो साल लग जाएगा। इसलिए बेस्ट चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो हमेशा तैयार रहिए कि एक दो क्वेश्चन ऐसा आएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप छोटे लेवल से बड़े लेवल तक का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दीजिए, एक दो क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा, मतलब एक दो नाम ऐसे आएंगे जो आपने कभी नहीं सुना होगा, उसके लिए आप तैयार रहिए। अब बहुत ही आसान पूछ दिया तो अलग बात है। तो ये जो है बॉल्डविन है, उन्होंने बेसिकली दिव्यता के तहत जो है प्राकृतिक विकास की एक व्यापक जटिल धारणा को विस्तृत किया था कि कैसे वहाँ पर जो है एक नेचुरली डेवलपमेंट होता है, और उसका एक कॉम्प्लेक्स धारणा उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विचलन आईक्यू वितरण में मानक विचलन का मान क्या है। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हम बात करते हैं, देखिए ये सब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है जो आपको एमपीटेट में पूछा गया, मतलब वर्ग 2 में। विचलन आईक्यू वितरण में मानक विचलन का मान क्या है। तो मानक विचलन जो होता है, डेविएशन जो होता है ना, ये मानक होता है 15। ये आपको याद रखना है कि जो विचलन मतलब क्या होता है, डेविएशन प्लस माइनस, राइट। तो ये 15 होता है। आईक्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो हम करते हैं ना, तो वो 15 ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे आईक्यू किसी का 90 है या किसी का, तो यूनिट जो हम लोग रखते हैं ना, मानक जो हम लोग रखते हैं, तो वो इतना वेरी कर सकता है, राइट। तो वो 15 होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे देखिए, जिस परिवेश में बच्चे बड़े होते हैं और वह डैश करता है कि वह कैसे सोचता है और क्या सोचता है। आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो ये आपको इम्पैक्ट करता है, प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है, कहाँ गया। तो जिस परिवेश में बच्चे बड़े होते हैं, जिस भी परिवेश में बच्चा बड़ा होता है, वह उसको प्रभावित करता है। जैसे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दो चीज इंपैक्ट करता है, तो जिस परिवेश में बच्चे होते हैं बड़े, वह परिवेश हमको प्रभावित करता है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेंडर डिवीजन इज डिफाइंड एज डैश। लिंग विभाजन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है। पुरुष और महिला कर्मचारी के बीच विभाजन करने में, पुरुष और महिला के बीच जैविक अंतर में, या पुरुष और महिला का अनुपात, या समाज के अंतर्गत पुरुष और महिला की पदानुक्रम भूमिकाओं में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये जो आपका डी ऑप्शन है ना, समाज के अंदर पुरुष और महिलाओं की पदानुक्रम भूमिकाओं में। लिंग विभाजन मतलब कहीं ना कहीं भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना, जैविक अंतर या ये या महिलाओं का अनुपात नहीं। जो लिंग विभाजन, यहाँ पर जेंडर डिवीजन की बात हो रही है, तो हमारे समाज के अंदर जो भूमिकाएं हैं और पुरुष की महिलाएं की, उसी पर चर्चा होती है। मैंने हमेशा आपको बोला है कि जैविक रूप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान ने अलग अलग बनाया है, वो अलग चीज, लेकिन समाज के अंतर्गत जो हमने डिसाइड किया है या हमने जो रूढ़िवादिता लगाई है, उस पर डिस्कस करने की जरूरत है। इसलिए लिंग विभाजन को हम उसी से जोड़ते हैं हमेशा। सॉरी, यहाँ पे निगमनात्मक विधि द्वारा शिक्षण क्या है। आप जानते हैं आगमन और निगमन दो विधि होते हैं। निगमनात्मक विधि की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली इसमें क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। और आगमन में क्या होता है, विशिष्ट चीजें पहले रहती है, वहां से एक जेंडर रूल पे हम जाते हैं सामान्य की तरफ, राइट। कई बच्चे का इसमें उल्टा हो जाता है। निगमन में पहले आपका सामान्य रूल रहता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक सामान्य रूल है। अब इससे विशिष्टता बढ़ जाएगा। निगमन में क्या करना है आपको, बस फॉर्मूला याद रखना है।
आपको a इक्वल टू 5 दिया, b इक्वल टू 8 दिया, तो आप वहां से आंसर निकाल लिए। तो ये सामान्य रूल था, ये रूल सामान्य था, यहां से विशिष्ट आंसर पे निकलेगी 5 और 8 के लिए क्या होगा। लेकिन आगमन में उल्टा होता है। आगमन में क्या होता है कि आपके पास अनेक एग्जाम्पल्स होते हैं, वहां से आप रूल की तरफ पहुंचते हैं, नियम की तरफ पहुंचते हैं। अच्छा, ये सारे एग्जाम्पल से लग रहा है कि नियम ऐसा होगा, तो वहां पर सामान्यीकरण बाद में होता है। लेकिन हमको यहाँ पे निगमन पूछा है, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सब। यहाँ पर क्या है, ऐसे विद्यार्थी जो डैश होते हैं वे नई अवधारणाओं को सीखना नहीं चाहते हैं। संदिग्धार्थक जो संदिग्ध होते हैं ना, जो हमेशा हर चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं, या है ना, और या हर चीज़ों में मतलब ऐसे होगा कैसे होगा, इस टाइप का। बुद्धि का है बेहतर और लोकप्रिय। तो ये देखिए, ये जो तीनों चीज़ है ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बुद्धि को यूज़ करते हैं, इंटेलिजेंट है, क्वालिटी है। लेकिन अगर संदिग्ध है ना, संदिग्ध समझते हैं ना, संदिग्ध पाए गए, तो वो अगर उस टाइप का सोच के हैं तो वो कभी भी नई अवधारणा को नहीं सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए, नॉट ट्रू, सत्य नहीं है। कुछ रोग और विकार वंशानुगत होते हैं, हो सकता है। समृद्ध वातावरण बच्चे के विकास को बढ़ाता है, बिल्कुल। उचित उपाय करके सभी आनुवांशिक विकास को रोका जा सकता है, रोका जा सकता है, ठीक है। देखते हैं, बच्चे खेल के माध्यम से अधिक परिमित कौशल सीखने में सक्षम होते हैं। चिल्ड्रंस आर एबल टू लर्न मोर फाइनाइट स्किल, ये बात भी बिल्कुल सही है। हाँ, ये जो बोल दिया ना सभी, इस वजह से सी आपका मुझे लगता है हाँ गलत हो गया। मतलब उपाय करके अनुवांशिक गुणों विकारों को रोका जा सकता है, ये बात सही है। लेकिन सभी अनुवांशिक विकारों को आप रोक दीजिएगा, इतनी क्वालिटी भी आपके मेडिसिन में या आपके इसमें ट्रीटमेंट में नहीं है ना। कुछ चीज़ें आपकी जीवन पर्यंत रह जाती हैं, इसलिए इस सभी वर्ड के कारण ये सत्य नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पर, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का क्या लक्ष्य है। सब लोग जानते हैं यहाँ पर जो ये आपका संक्रियात्मक विचार है, क्योंकि ये मूर्त संक्रियात्मक आता है, यहाँ पर ऑपरेशनल चीज़ें जो होती है ये काफ़ी मूर्त रूप से विचार में आती है, बच्चे तर्क कर पाते हैं, है ना। वस्तु स्थिरता तो पहले आ जाती है, अमूर्तता भी नहीं आती है, प्रतीकात्मक पहले आ जाती है, तर्क वितर्क कर पाते हैं, मूर्त चीज़ों पर संक्रिया कर पाते हैं, ऑपरेशंस कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये चीज़ें तभी आती है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्लासिकल कंडीशनिंग से संबंधित नहीं है। तटस्थ उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, निरूपण और उद्दीपक सामान्यीकरण। ये निरूपण यहां पर नहीं होगा, क्योंकि उद्दीपक, अनुक्रिया और सामान्यीकरण ये सब वर्ड तो आप लोग अक्सर सुनते ही हैं। ये जो निरूपण वर्ड है, ये निरूपण आपका बेंजामिन ब्लूम के डोमेन से आया है ना। आपको वहाँ पर मैंने डोमेन में पढ़ाया है, तो ये निरूपण वहाँ से आया है, इसका क्लासिकल कंडीशनिंग से जरूरत कोई संबंध नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यूनिक है, अपने आप में मतलब अलग है। यह कथन किस चीज को बताता है। निरंतर एकरूपता, एकात्मिकता, व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता, हर बच्चा अपने आप में अलग है, हर बच्चा अपने आप में भिन्न है, यह कथन यहाँ से निकल कर आता है। नेक्स्ट चलिए देखिए, डैश के निर्माण में बच्चे द्वारा एक समान विशेषताओं को मिलकर क्या बनाया जाता है। अब यहां पर डैश के निर्माण में बच्चे द्वारा एक साथ समान विशेषताओं को मिलाकर क्या बनाया जाता है। जो समान विशेषताएं हैं, अक्षर, शब्द, अनुमान और अवधारणा। देखिए, अलग अलग प्रकार की जो विशेषताएं हैं, उन सभी चीजों को मिलाकर उसका जो है अवधारणा, उसका कंसेप्ट, उसका तथ्य बिल्डअप किया जाता है। ए शुड बी द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि हम किसी भी चीज का कंसेप्ट कैसे बनाते हैं, उसके अलग अलग चीजों को समझते हैं, और उनको उनके जो एक समान विशेषताएं वाली चीजें होती है कि अच्छा ये ऐसा होता है इस प्रकार, जैसे कि ये फल है, ये सब्जी है, ये है, तो एक कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं अपने माइंड में, तो उसके बेसिस पर ये बनाया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैक्षणिक दृष्टिकोण में किस, एक मिनट, हाँ,
और थोड़ा मतलब मैक्सिमम साइज में रखने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा और कम। चलिए, शैक्षणिक दृष्टिकोण में किस पर ध्यान केंद्रित करने से बच्चे वैज्ञानिक तर्क और अभ्यास की अच्छी समझ हासिल कर लेते हैं? वैज्ञानिक तर्क की बात है तो वैज्ञानिक विचार करेक्ट आंसर होगा, सिंपल सी बात है। अगर आप वैज्ञानिक विचार रखते हैं तो आप वैज्ञानिक तर्क और अभ्यास को अच्छी तरह से हासिल कर लेंगे। ये आपका सिंपल डायरेक्ट आंसर है। तो कहीं ना कहीं, अच्छा, एक मिनट रुकिए ना, थोड़ा सा सेट। हाँ, समावेशी शिक्षा जो है वो दिव्यांग बच्चे को शिक्षित करने की दिशा में एक नया क्या है? तो समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? सबको समान शिक्षा, सबको समान तरह से हमको सिखाना है। ये कहीं ना कहीं अगर हम दिव्यांग बच्चे की बात करते हैं तो उनको मदद करने की दिशा में ये हमारा अपना दृष्टिकोण है। क्यों? क्योंकि जब हम एक अपने उपागम की बात करते हैं, दृष्टिकोण की बात करते हैं, नए अप्रोच की बात करते हैं, तो समावेशी शिक्षा जो है वो क्या करता है? दिव्यांग बच्चे हैं उसको शिक्षित करेंगे और उन सभी तथ्य में कहीं ना कहीं एक नया स्टेप, एक नया कदम उठाया जाता है जो कि सबको एक जैसा देखें, एक ऐसा हम अपने मन में दृष्टिकोण बिल्डअप करते हैं। अब यहां पर देखिए, अधिगम तत्परता की उपेक्षा डैश के तौर पर परिणाम देगी। उपेक्षा समझ रहे हैं बात आप? मतलब अपेक्षा अच्छी बात है, उपेक्षा बुरी बात है, तो ये तो हमको विकास, परिपक्वता, सुधार नहीं, निराशा देगी ना, क्योंकि ये नेगेटिव बात है। तो अधिगम तत्परता की उपेक्षा जो है वो निराशा के तौर पर परिणाम देगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक द्वारा स्वयं मूल्यांकन की उसकी डैश भूमिका को दर्शाता है। एक शिक्षक द्वारा स्वयं मूल्यांकन, अगर स्वयं मूल्यांकन करने की बात की जाती है तो किस चीज को दर्शाता है? क्या वह कक्षा का सुधारती है, या विचारशील व्यक्तित्व है उसका, या सह शिक्षार्थी है, या वह प्रशिक्षक है? तो निश्चित रूप से वह क्रिएटिव आदमी है अगर स्व मूल्यांकन को दर्शाता है। और मैं भी कई बार कोशिश करता हूँ इस चीज़ की अपनी कक्षा में करने के लिए। आपने देखा होगा कि बच्चे जब प्लस क्लास में जो होंगे तो मैं कई बार क्या करता हूँ कि सबको बोलता हूँ कि आप इस पॉइंट पर एक्सप्लेन करो। उसके बाद सबको बोलता हूँ कि आप इवेलुएट करो कि आपको किसका सबसे ज़्यादा बेटर लगा। ठीक है, पहले कई बार ऐसा भी किया हूँ कि किसको आप ठीक करना चाहते हो उनका ऑप्शन को ठीक भी करो। किसी को अगर आप क्रॉस क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप क्रॉस क्वेश्चन भी करो। तो ये सारी चीज़ें हमने कई बार की है। तो ये आपका विचारशील वृत्तिक जो है, आपका कहीं ना कहीं विचार कर रहे हैं आप अलग अलग टाइप से चीज़ों को, ये दर्शाता है। अब यहाँ पर देखिए, डिसलेक्सिया शब्द किसे निरूपित करता है? डिसलेक्सिया की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि डिसलेक्सिया जो है ये पठन विकार से जुड़ा हुआ है। तो नोट्स लेने में तकलीफ या सीखने की कठिनाई जो आपको पढ़ने लिखने वर्तनी में समस्या पैदा करती है, यस। गणना के साथ सीखने नहीं, ये तो आपका कैलकुलेशन हो गया, डिसकैलकुलिया। विशिष्ट लिखावट की दिव्यांगता नहीं। तो यहाँ पर आपका जो है सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, कि सीखने की कठिनाई जो पढ़ने लिखने और वर्तनी में समस्या पैदा कर सकती है। तो ये हमारा इससे जुड़ा हुआ। तो ये था हमारा 30वां क्वेश्चन। अब हम लोग 31वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, मैंने आज आपसे वादा किया है कि मैं आज आपको 60 क्वेश्चन कराऊंगा। तो 31वां क्वेश्चन, तो एक सेट हो गया, दूसरा सेट जो इम्पोर्टेंट है वो आपको करा रहा हूँ। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं, उसके अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से शुरू होती है? आप सभी लोग जानते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से शुरू होती है, 7 से 11 तक रहती है। और किशोरावस्था जो अमूर्त संक्रियात्मक है वो 12 से 18 होती है। इससे पहले आपका जो पूर्व संक्रियात्मक है वो 2 से 7 होती है, और उससे पहले 0 to 2 होता है जो शैशवावस्था, इन्फेंसी कहते हैं, संवेदी पेशी अवस्था। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है वो क्षेत्र में व्यापक? अब देखिए, कहीं ना कहीं शिक्षण रणनीति, अच्छी बात है, शिक्षण युक्ति, टेक्निक, शिक्षण विधि। अब देखिए, किसका कार्य क्षेत्र व्यापक है? रणनीति, युक्ति, तकनीक, विधि। देखिए, रणनीति में ना बहुत टाइम लगता है,
बहुत अलग अलग चीज़ें देखनी पड़ती है, यही करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि तकनीक जब आप लगाते हैं तो आप पहले से विकसित कर चुके हैं। शिक्षण विधि भी जब आप लगाते हैं तो आपका ऑलरेडी प्लान हो चुका है। प्लान में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। आपको मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाने में 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट लगता है, लेकिन उस चीज़ को तैयार करने में काफ़ी समय लगता है, खुद को समझकर विश्लेषण करने में टाइम लगता है। तो ये जो शिक्षण रणनीति है ना, कि कैसे पढ़ाया जाए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से बाकी चीज़ें जो है जुड़ी हुई है। देखिए नेक्स्ट आंसर, आईईपी, ये डैश अनुदेश का प्रमुख रूप है। आईईपी तो यह सहकर्मी शिक्षक, व्यक्तिकृत पहचान या आकलन। जब भी आईपी की बात आती है, ये खुद का, इंडिविजुअल का, हर एक पर्सनल इंसान का, हर एक व्यक्ति का जो है उसका ये प्रमुख रूप होता है। उस प्रकार के इंस्ट्रक्शन का, किसी इंडिविजुअल को, किसी एक को जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं, किसी इंसान को इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसका रूप ये होता है व्यक्तिकृत, इसलिए इसको बोलते हैं। एक मिनट, तो वाक्य को एक साथ रखने में सम्मिलित नियमों को निरूपित करने के लिए किस पद का यूज किया जाता है? वाक्य को एक साथ रखने में, मान लीजिए वाक्य को हम एक साथ रखते हैं, राइट, अलग अलग शब्द को मिलाकर वाक्य बनता है, एक साथ रखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वाक्य का विन्यास करना, राइट। इसको क्या बोलते हैं? वाक्य का विन्यास करना। मतलब उसको एक पूरे सही तरीके से अलग अलग शब्द को डिफाइन करना, सही वाक्य को सही जगह पे रखना, आगे पीछे सेट करके, ताकि आपको उसका सही मीनिंग पता चल पाए। नेक्स्ट आंसर आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, एक्सरे विकिरण को के विकार का मुख्य कारण के रूप में किसे जिम्मेदार ठहराया गया है? अब ये आपको क्यों क्वेश्चन आया? क्योंकि एक्सरे जो होता है वो बॉडी के लिए होता है ना, फिजिकल नीड की जरूरत होती है ये। तो यही जो है ये माइक्रो क्या कहते हैं, शेफाली से जुड़ा हुआ होता है, लघु शीर्षता है जो कहीं ना कहीं बॉडी के अलग अलग सिस्टम को आपको पहचानती है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोगों ने एक्सरे कई बार हो सकता है सुना होगा, करवाया भी होगा परिवार में किसी का या खुद का। अगला क्वेश्चन देखिए सब लोग, मोटिवेशन इज अ, प्रेरणा किस प्रकार की स्थिति है? मनोवैज्ञानिक स्थिति है, भौतिक स्थिति है, प्राकृतिक स्थिति है, या खंडित स्थिति है? ये सब यहाँ पर है, दिमाग में है ना। किसी कोई चीज़ अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये क्या है, कहाँ पे है? दिमाग में। रियलिटी में हर चीज़ अच्छा है। आप कहीं पे कुछ खरीदने जाते हैं, आपको सेल्स वाला क्या करता है? आपको मनोवैज्ञानिक रूप से आपको आगे बढ़ाता है। तो वो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये आपके साइकोलॉजी पे निर्भर करता है। किसी को ये अच्छा लगता है, किसी को वो अच्छा लगता है। तो ये मनोवैज्ञानिक चीज़ है। छोटा क्वेश्चन मतलब साइज में छोटा रहता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्क्रीन पर मैं पूरा बड़ा करके रखूँ, ताकि आप सब लोग को वो एकदम मैक्सिमम फायदा हो, साइज में देखें। अधिगम अक्षमता का क्या कारण हो सकता है? अधिगम अक्षमता में क्या प्रॉब्लम होता है? अधिगम समय से पूर्व जन्म नहीं, मलेरिया अलग चीज़ है, कक्षा का माहौल अलग चीज़ है, विकास संबंधी समस्या है। हाँ ये एक मिनट, हाँ ये हो सकती है, क्योंकि जब लर्निंग डिसेबिलिटी की हम बात करते हैं तो लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब ही होता है कि हमको या तो डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्पेसिया, डिसग्राफिया, इसमें से कुछ भी है। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वो चीज़ें रहती है, अधिगम में रहती है, जिससे कि हमको हमारे डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनायकवादी पालन की विशेषता नहीं है? अधिनायकवादी, समझ रहे बात आप? यहां पर जो है अधिनायक मतलब जो आपका ऑथोरिटी पर जो बेस्ड होता है। अत्यधिक दंडात्मक, बिल्कुल नहीं। कठोर, बिल्कुल नहीं। आज्ञाकारिता, बिल्कुल नहीं। यहां पर जो है आपका सजा के लिए स्पष्टीकरण का प्रावधान, यह आपका करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि अगर हम सजा की बात करते हैं तो उसके लिए स्पष्टीकरण अगर हम देते हैं, है ना,
तो ये आपका अधिनायकवादी पालन पोषण की विशेषता नहीं होगी, क्योंकि ये जो है दंडात्मक या कठोर या आज्ञाकारिता की मांग, ये जो तीनों चीजें होंगी ये अपने एक्शन पर बेस्ड है। लेकिन स्पष्टीकरण का प्रावधान जो है ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, ऑफिशियल लॉज इत्यादि चीजों पर अलग लेवल पर चले जाती है, इसलिए ये पालन पोषण की विशेषता में नहीं हो सकती जो अधिनायकवादी के अंतर्गत आए, है ना। वो ऑथराइज्ड पालन पोषण में नहीं आ सकते, वो मतलब थोड़ा दूसरे टाइप का चीजें हो गई। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की दीर्घकालिक स्मृति नहीं है? दीर्घकालिक मतलब लंबा, जो आपको अलग लॉन्ग टर्म में स्मृति होती है, वो नहीं है। तो यहां पर जो प्रतिध्वनित स्मृति है ये नहीं है, क्योंकि इको समझते हैं आप लोग, जैसे कि आपने माइक में कभी बोला होगा हेलो 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 हेलो, ये जो इको होता है ना, किसी भी चीज की इको से जो स्मृति निकल कर आती है वो लंबे समय के लिए नहीं होती, वो बहुत छोटे 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 खत्म हो जाती है। तो इसको हम लोग प्रतिध्वनित स्मृति बोलते हैं। अगला यहां पर आपका आता है, इंद्रिय जनित गामक की उपावस्था नहीं है। गौण वृत्तीय, सहज वृत्तीय बिल्कुल, प्राथमिक वृत्तीय सब, क्रमबद्धता नहीं। क्रमबद्धता इस समय नहीं पर आती ही नहीं है बच्चों में, और ये अवस्था का नाम भी नहीं है ना, कि क्रमबद्धता बच्चों में बाद की अवस्थाओं में आती है। निम्नलिखित सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करिए। गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करिए। अब जैसे देखिए यहाँ पर आपका वजन, बाल, दांत, दृष्टि, इसको समझने की जरूरत है। देखिए आपका जो वजन है, जो बाल है, जो दांत है, इसको आप देख सकते हैं, ये सब आपका क्या है, मात्रात्मक। दृष्टि जो है ये आपका गुणात्मक है। क्यों? क्योंकि आप क्या देखते हैं, क्या विजुअलाइज करते हैं, ये आपका समय के साथ बढ़ता है और ये लाइफ टाइम चेंज होते रहता है ना। अब जैसे आपको आँख के देखने की क्षमता भी हमेशा बढ़ती है या मतलब घटती भी है बाद में चल के, तो ये आपका गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, क्योंकि आपका जो दृष्टि है इसका संबंध नज़र से भी है, इसका संबंध विजुअलाइजेशन से भी है, कि आप क्या देख रहे हैं, किस टाइप की चीज़ें समझ रहे हैं उससे, इसलिए गुणात्मक परिवर्तन लेकर आता है। अब यहाँ पर देखिए कि एक योग्यता परीक्षण एक बच्चे के डैश को मापता है। योग्यता परीक्षण मतलब जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, पूरे वर्ष में प्राप्त ज्ञान को माप पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, पूरे वर्ष में प्राप्त ज्ञान नहीं माप पाएगा। यही तो प्रॉब्लम है ना उसके अंदर, समस्या को हल करने के लिए आवश्यक कौशल। योग्यता परीक्षण एक अपने सेट का टेस्ट करता है, मतलब अगर मैंने 50 क्वेश्चन का टेस्ट किया तो उसमें मैं आपको बता सकता हूँ, आपके बारे में हर बात में नहीं बता सकता हूँ, तो ये भी नहीं होगा। आलोचनात्मक सोच कौशल तो वो आप विश्लेषण करके करेंगे ना, एप्टीट्यूड टेस्ट में का कुछ कार्यों को करने की क्षमता, हाँ ये मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन आपसे किए हैं, एप्टीट्यूड में पूछे हैं, आपने आंसर दिए हैं, तो मैं आपको बोल सकता हूँ हाँ हो सकता है कि वो इसमें ठीक है, लेकिन इसमें मतलब आप नहीं बोल सकते, इसलिए सतत व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था करने की बात की गई। शिक्षार्थियों में अगर तनाव होता है तो उससे निपटने के लिए प्रभावशाली तरीका क्या है? क्या दिनचर्या स्थापित कर देना, या सभी बड़े परीक्षण के वर्ष के अंत के लिए स्थगित कर देना, या सख्त नियम बनाना, या उन्हें जब चाहे काम करने की आज़ादी देना? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर देखिए, अगर आप प्लानिंग सही तरीके से कर देंगे, रूटीन बना देंगे, तब बच्चे बेहतर कर पाएंगे। जब जो मन करे वो कर दो तो वो भी अच्छी बात नहीं है, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन भी होना चाहिए। तो एक अगर प्रॉपर हम रूटीन बच्चे का बना देंगे तो बच्चा अच्छे से काम को कर पाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रयोग में पता चला कि क्लासिकल कंडीशनिंग द्वारा फोबिया पैदा किया जा सकता है? अगर आपको याद होगा तो वाटसन ने अपने बच्चे पर प्रयोग किया था, जो लिटिल अल्बर्ट पर प्रयोग किया था, खरगोश की जब वो नरम बालों को छूता था वह, तो वह जोर से एक भयानक आवाज़ निकालता था, मतलब बगल से भयानक आवाज़ स्पीकर में चलाता था। तो उससे क्या होगा कि एक फोबिया हो गया उस खरगोश के बाल से, उसको लगता था कि जब मैं छूता हूँ तभी ही आवाज़ आता है, तो एक उससे जो है क्लासिकल कंडीशनिंग में उसमें फोबिया पैदा हो गया था। अगला क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, ये क्या है? घसीट के चलने से पहले बच्चे अपना सिर उठाने में सक्षम होता है, किसके कारण यह है? भेदभाव, एकीकरण, स्पेलोकोडल प्रॉक्सिमल। हाँ ये देखिए, सिर से पैर की ओर, मैंने आपको बताया है ना, सिर से पैर की ओर। देखिए पूछने का नया तरीका है, मैंने भी कई तरीके से क्वेश्चन करके आपको बताया, पहले सिर का विकास, फिर बॉडी का विकास, फिर पैर का विकास।
तो घसीट के चलने के लिए पैर बॉडी का विकास होना जरूरी, लेकिन उससे पहले सिर उठाता है तो सिर का विकास पहले हुआ, तो सफेलोकॉर्डल के अंदर आता है। ये देखिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस माध्यम से अधिगम करें? देखकर, पढ़कर, लिखकर, समाज और पुस्तक के माध्यम से। सब लोग जानता है कि वाइगोत्स्की हमेशा समाज, संस्कृति और भाषा, इन्हीं तीन चीजों की बात करते हैं, तो समाज के माध्यम से। इसके बाद आपका आता है यहां पर फेनिलकेटनुरिया। फेनिलकेटनुरिया से उत्पन्न बौद्धिक विकलांगता को न्यूनतम कैसे किया जा सकता है? ये एक नया वर्ड है, ये बेसिकली इन्वायरमेंट से किया जा सकता है। इसको आप ऐसे समझ के रखिए कि फेनिलकेटनुरिया जो है, इसको एक तरह से मान के चलिए कि अगर आप किसी बच्चे को जन्म से बौद्धिक विकलांगता है तो उसको इन्वायरमेंट में आके, वातावरण में आके उसको बेटर किया जा सकता है। इस तरह से आप इसको समझ के रखिए, फेनिलकेटनुरिया को, यही मतलब आप समझिए। तो आप जो है वहां पर पर्यावरणीय कारक से उसको कम कर सकते हैं, जो भी आपको पहले से है, तो अलग अलग इन्वायरमेंट में उसको आप कम कर सकते हैं। और तो कोई चीजें हैं नहीं ना आपके पास, उसी के थ्रू आप कम कर सकते हैं। ये देख मिनट रुकिए। जब सेमेस्टर के अंत में परीक्षण दिए जाते हैं तो अंत में क्या हो गया? ये आपका योगात्मक मूल्यांकन हो गया। तो रचनात्मक मूल्यांकन नहीं हुआ, नैदानिक नहीं हुआ, अंतरिम भी नहीं हुआ, सारांशित मूल्यांकन हो गया, समेटिव असेसमेंट, इसी को योगात्मक बोलते हैं। यही आपका करेक्ट आंसर है, ए पहला। तो यहां पर आपको पूछा गया अगला क्वेश्चन कि जब विकासवादी सामान्य परिवर्तन का अध्ययन करते हैं जो सभी मनुष्य के लिए विशिष्ट होता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, जो विकासवादी हैं वो सामान्य परिवर्तन का उपयोग करेंगे, जो हमारे अंदर एक टिपिकल चेंजेज होता है, और ये सभी मनुष्य में विशिष्ट होगा, समझिएगा, राइट। ये सबके लिए ट्रू होगा, ये किसी एक इंसान के लिए नहीं है। तो ये एक प्रॉपर आपका निर्देश हो जाता है, नॉर्मेटिव डेवलपमेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं अगर अभी कोई बात बोलता हूं कि ये करो, तो वो सबके लिए होगा। अब जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बार अनाउंस किया कि 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे, तो वो सबके लिए हुआ। तो कोई भी सामान्य परिवर्तन जो कि सभी मनुष्य के लिए विशिष्ट होगा, वो निर्देशात्मक विकास के अंदर आएगा। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, समावेशी शिक्षण का उद्देश्य डैश को समाप्त करना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चे को उनके शिक्षित होने का अधिकार प्राप्त हो। तो अगर हम समावेशी शिक्षण की बात करते हैं तो हमारा सिंपल सा बात है कि जितने भी बच्चे हैं, है ना, इसका उद्देश्य है समाप्त करना किस चीज को? जो हमारे बीच में असमानता है, सबको समान अवसर, मतलब जो हमारे बीच में असमानता है, इसको खत्म करिए और सबको शिक्षित होने का मौका दीजिए। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आप देख लीजिए कि एक मिनट, ऑर्लिच एट अल के अनुसार कौन सी रणनीति वैज्ञानिक सोच और छात्रों की समस्याओं को सुलझाने से के कौशल को बढ़ाती है? ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कभी भी कोई भी चीज अगर आप डिस्कस करते हैं किसी चीजों पर, राइट, किसी भी चीजों पर बात करते हैं, किसी भी चीजों पर बोलते हैं, तो कहते हैं कि कोई इंसान जब किसी भी चीजों पर बात करता है, खुद बोलता है, तो वो चीजों को अच्छे से समझ पाता है। आप लोगों ने स्कूल कॉलेज में देखा होगा, अभी भी मैं बच्चों को बोलता हूं करने के लिए, अगर आपको कुछ, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं ना, तो मेरा और भी कंसेप्ट क्लियर होते जाता है। ऐसे ही अगर आप किसी को कुछ समझाते हैं, कोई चीज पढ़ के अगर आप किसी और को पढ़ाते हैं, तो आपका और क्लियर होते जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि जो चीज पढ़ना खुद पढ़ रहे हैं वही पढ़ा भी रहे, तो वो उससे क्या होता है कि समस्या को सुलझाने में और मदद मिलता है। तो मौखिक चर्चा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। डैश एक सक्रिय प्रक्रिया के रूप में अधिगम के विचार को समाहित करता है, जहां वे सीखने वाले अपने वर्तमान ज्ञान के साथ साथ अपने पिछले ज्ञान के आधार पर नए विचार बनाने में सक्षम हो पाते हैं। अब वर्तमान ज्ञान की बात भी हो रही है, नई ज्ञान की बात भी हो रही है। आपको 4 सिद्धांत यहां पर दिया हुआ है। अब देखिए, सक्रिय प्रक्रिया के रूप में अधिगम की अगर हम बात करते हैं, तो सक्रिय प्रक्रिया के रूप में आपका यहां पर अधिगम के विचार को समाहित करने की बात करते हैं। अब यहां पर ध्यान से अगर देखेंगे तो इस प्रकार की चीज ब्रूनर ने यहां पर बेसिकली आप देख सकते हैं, उन्होंने अपने सिद्धांत में दिया था। जोरेम ब्रूनर जो है वो संज्ञानवादी थे। उन्होंने जब अधिगम की बात की थी तो उन्होंने, इनका ये बहुत फेमस चीज था कि अपने वर्तमान ज्ञान के साथ साथ पिछले ज्ञान के नए पर जो है नए विचार बनाएंगे। मतलब पहले से मुझे कुछ प्राप्त है
और अभी अगर जो वर्तमान ज्ञान है मेरा, उसके साथ साथ पिछले ज्ञान के बेसिस पर भी हम नया ज्ञान बनाएंगे, ये जोरेम ब्रूनर का कहना था। अगला देखिए सिंपल सा है, नियमित विद्यालय में आमतौर पर विकासशील बच्चे के साथ साथ विशेष बच्चे को शिक्षित करना है। ये किस प्रकार की शिक्षा है? ये सबको मिलाकर शिक्षा देने की बात है, समावेशी शिक्षा है। सिंपल क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक गति संवेदी अधिगम करता है? गति संवेदी मतलब जो एक्टिव है, जो क्रियाशील है, तो उन्हें गतिविधियों के माध्यम से अवसर प्रदान करना, क्षेत्र भ्रमण, नाटक, नृत्य आदि में भाग लेना, अधिगम के लिए अवधारणा मानचित्र या शिक्षण के लिए समाधान। आप सभी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर कोई भी बच्चा एक गति संवेदी अधिगम करता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी चीजों के लिए क्रियाशील है। अब कई लोग यहाँ पर एकाएक एक लगा देंगे, एक करेक्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गतिविधि की बात कर रहा है। तो गतिविधि मतलब सिर्फ आप कुछ गतिविधि कर रहे हैं और उससे आप लर्निंग कर लेंगे, वो नहीं मतलब निकलता है। गतिविधि मतलब आप उसके लिए कहीं ना कहीं एक कंसेप्ट के बेसिस पर, एक प्रॉपर प्लान के बेसिस पर कार्य करते हैं। इसलिए यहाँ पर आपका ये वाला करेक्ट आंसर होता है कि अधिगम के लिए अवधारणा मानचित्रण पद्धति का उपयोग करना। कैसे होगा? क्या गति संवेदी मतलब खुद दौड़ दौड़ के पढ़ना नहीं होगा ना, उसके लिए हम एक एक सिस्टमेटिक चीजों पर मानचित्रण करेंगे, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो उसके बेसिस पर हमारा कार्य सफल होगा। सामाजिक आर्थिक स्थिति को क्या प्रभावित आपको नहीं करता है? परिवार, पड़ोस की पसंद, स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता, लिंग या पोषण। अब सिंपल सी बात है, सामाजिक आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो लिंग क्या है? ये तो हमारा मतलब एक तरह से पूरी तरीके से एक सामाजिक अवधारणा है ना। तो ये आप कहीं ना कहीं जैविक या सामाजिक रूप से कुछ डिफरेंसेस है, जैविक रूप से कुछ डिफरेंसेस है, दैट्स इट। समाज में तो हमने उसको भेदभाव के नाम पे रखा है, तो सामाजिक आर्थिक स्थिति को ये कुछ प्रभावित नहीं करता है ना। सब कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, लड़का हो या लड़की। अगला क्वेश्चन यहां पर आप देखिए, कौन सी स्पष्ट स्मृति की विशेषता नहीं है? सुविचारित, अच्छी बात है। जागरूकता, स्मरण शक्ति, ये सब अच्छी बात है। अचेत, अनकॉन्शियसनेस, मतलब अरे यार कुछ याद नहीं आ रहा है, उस टाइप का, तो ये स्पष्ट स्मृति आपका नहीं है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, संयोजनवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थार्नडाइक के द्वारा दिया गया। मैंने आपको कई बार बताया है थ्योरी में भी कि जो संयोजनवाद है, इसको थार्नडाइक को संयोजनवाद का जनक भी बोला जाता है, या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को संरचनावाद या संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला देखिए, डैश की आयु में बच्चे स्वयं को पहचान सकते हैं कि वह लड़का है या लड़की, है ना। तो ये जो है बेसिकली कहते हैं क्या कि बच्चा जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है तब बच्चा इन सभी चीज़ों को समझने लगता है, और क्योंकि बगल में अलग अलग चीज़ें, रंग, कलर, चीज़ों के डिफरेंस को समझ सकता है। तो ये 3 वर्ष मोटा मोटी होता है, हाँ 3 वर्ष होता है जब बच्चा ये पहचान सकता है कि वह लड़का है या लड़की। किसने क्लासिकल कंडीशनिंग की खोज की, जो एक पर्यावरण उत्तेजना और अन्य उत्तेजना के बीच एसोसिएशन द्वारा संचालित एक अधिगम प्रक्रिया है जो स्वाभाविक रूप से चलती है। तो ये आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा पावलोव साहब का सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन की जो खोज की, जिन्होंने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया, वो पर्यावरणीय उत्तेजना और अन्य उत्तेजना के बीच एसोसिएशन किया। घंटी बजाया तो घंटी से भी अनुकूलन हो गया कुत्ते का, और उसके मुंह में लार आने लगी। तो ये स्वाभाविक रूप से हो जाती है, और स्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया हो जाती है। अगला यहां पर देखिए, अवधान, ध्यान, सचेत रूप से डैश पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया है। अगर किसी भी चीज पे अटेंशन की बात करते हैं तो व्यवहार, उद्दीपन, भाव, भंगिमा या प्रतिक्रिया। तो अवधान या अटेंशन जो यहाँ पर है, ये सचेत रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करता है, किस प्रकार का आपको पुनर्बलन मिल रहा है, किस प्रकार का आपको किक मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है उद्दीपन करेक्ट होगा, क्योंकि जिस प्रकार से आपको उद्दीपन मिल रहा है, स्टिमुलस मिल रहा है, उसी प्रकार से आप उस पर अटेंशन गेन करेंगे, है ना। अगर आपको प्रेरणा नहीं है, अटेंशन नहीं है, मतलब तो आप उद्दीपन नहीं है, तो आप उस पर कम अटेंशन रखते हैं। तो ये बच्चों हमारा जो है 60 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी आप लोग का क्या है, अगर आप लोग और भी क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। आपने देखा होगा कि इसमें 10% क्वेश्चंस ऐसे थे जो थोड़ा अलग थे। ये मेरा दिखाने का ये भी मतलब था कि आप लोग देखिए अभी कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग
पढ़ते रहिए। आपका अगर कुछ रिक्वेस्ट है तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, दीजिए इजाजत। आप सभी को मेरा प्रणाम बोलिएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दीपक हिमांशु साइनिंग ऑफ, बाय बाय, जय हिंद। और डीएच लाइव रेफरल कोड सबको जरूर बता दीजिएगा। आपको अनअकैडमी में कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है अभी तुरंत क्लास के बाद उनको बता दीजिए कि वो बेस्ट डिस्काउंट जाके पा सकते हैं किसी भी कैटेगरी में और उसके टॉप एडुकेटर से पढ़ सकते हैं। बाय बाय, जय हिंद।